स्टार्ट कर दूँ? Hello guys, my name is Vigya and last few days, as you all know, we've all been caught in a unprecedented situation. 40 दिन का लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घर बैठे हैं, कोरोना वायरस का कहर पसरा हुआ है. So as a student, as a curiosity part, I decided to, जो मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं 20, 25, 30 लोग जिनको अलग अलग सेक्टर्स के हैं, फाइनेंस के हैं, रियल स्टेट के हैं, सीएज हैं, इंदौर में हैं, आउट ऑफ इंदौर हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, उन सब लोगों से एज अ प्रोजेक्ट मैंने पिछले कुछ दिनों में इकोनॉमिक इफेक्ट्स पोस्ट लॉकडाउन, उनके सेक्टर में भी, और उनकी राय क्या है, ओवरऑल क्या होगा, इसमें काफ़ी चर्चा करी है. हर आदमी से आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे 25-30 लोगों से मेरी चर्चा हुई है. और एक उस पूरे डिस्कशन के बेस पे कुछ एनालिसिस, कुछ निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, कुछ मैंने एक राय बनाई है जो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूं. सबसे पहले एक दो डिस्क्लेमर्स. नंबर 1, आई हैव एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल एजेंडा. प्लीज एक्सक्यूज, डोंट लुक एट इट फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल. नंबर 2, दिस बाय डिफॉल्ट इज अ डिस्कशन अमंग माई सर्कल, जिन लोगों से मैं टच में हूँ. हालांकि मैंने कोशिश की है कि समाज के हर तबके को इसमें टच करूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट बिकॉज क्योंकि मेरा सर्कल है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझसे छूट गए हों, तो दैट आई मीन इट्स अ डिस्क्लेमर. थर्ड थिंग, दिस इज माई ओपिनियन दैट आई हैव फॉर्म्ड आफ्टर डिस्कसिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. As opinions go, I can be 100% wrong also. I have absolutely no problem saying this. This is just my opinion for what it's worth. यह है कि इसके अंदर मेरा कई घंटों का एक रिसर्च है, कई डिटेल डिस्कशन है, अलग अलग फील्ड के अपने अपने जो सालों से उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मैंने राय ली है. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीटी मच आई एम वेरी क्लोज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दूसरे करीब करीब 80%, 85% लोगों की सेम ही राय रही, 10-20% लोगों की राय अलग रही. सो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट गिव्स द फ्लेवर टू द द एनालिसिस. सो प्लीज, अगर आप में से कई जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ, अगर उनको ऐसा लगे कि उनसे विपरीत मैं राय जाहिर कर रहा हूं, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. राइट. सो लॉकडाउन के, पोस्ट लॉकडाउन के इकोनॉमिक इफेक्ट्स किस सेक्टर पे क्या होंगे. I have divided these in 2 parts and 3 sections. Number 1 part is positive effect, neutral effect and negative effect. So all the sectors I have divided into those sectors who are going to have a positive effect on their post lockdown in the economic scenario. Then there are sectors which have neutral effect and negative effect. Okay? Secondly, हमने इसको short term, medium term और long term में भी divide करने की कोशिश की. Short term is within the next 6 months. Medium term is 6 months to 24 months, 30 months, and long term is beyond that. Right? Pretty बहुत long term तो we don't have the tools to predict too much. So basically, and short term करीब करीब सभी जगह नेगेटिव होना है, इसलिए हम मोटा मोटा मान के चले कि जो हमारे जो इसमें जो निष्कर्ष आए हैं वो pretty much मीडियम टर्म के लिए है. फाइन. सबसे पहले हम बात करते हैं वो सेक्टर्स जिसके लिए पोस्ट लॉकडाउन एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा. नंबर 1, इट्स द फार्मा सेक्टर. फार्मा सेक्टर में सबसे पहली बात तो यह है कि चाइना हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द वर्ल्ड स्टेज. इफ अ बायर अराउंड द वर्ल्ड सेम रेट कोड, इवन अ हायर कोड फ्रॉम एन इंडियन फार्मा कंपनी, आई थिंक द इंडियन फार्मा कंपनी को चाइनीज कंपनी के ऊपर प्रेफर करेगा. नंबर 1. नंबर 2, जिस टाइप का कोरोना वायरस फ्लू है, Indian pharma has a very very strong foundation in similar types of flus. मलेरिया के लिए या आपका कफ एंड कोल्ड के लिए, इस तरह की बीमारियां हमारे शुरू से रही. तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर को एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पोस्ट लॉकडाउन इकोनॉमी में. नंबर 2, इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस में भी सर जो मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस है, इन दोनों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है. और जो इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट टूल था वो नेगेटिव हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा.
हर आदमी के मन में एक डर बैठ गया है कि यार मेरे और मेरी फैमिली के पास कम से कम इतना मेडिक्लेम होना चाहिए, कैशलेस मेडिक्लेम होना चाहिए कि किसी भी सडन बीमारी के टाइम हमें हॉस्पिटलाइजेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। हर आदमी 5 से 10 लाख रुपए एक छोटी सर्जरी भी जिसमें हो जाए, इतना पैसा तो मिनिमम अपनी फैमिली का मेडिक्लेम, फ्लोटर मेडिक्लेम जिसको बोलते हैं, वो लेगा, खुद का भी अपनी फैमिली का भी। तो मेडिक्लेम इज गोना बूम। देयर विल बी नो, यू डोंट, द एजेंट्स वोंट हैव टू सेल इट, उनके पास खुद फोन होकर आएगा कि हमें मेडिक्लेम चाहिए। सेकेंड इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जनरली, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी कम बनती है और एजेंट को कमीशन भी कम बनती है, तो जनरली एजेंट्स डोंट लाइक टू सेल इट, दे वांट टू सेल यू द प्रोडक्ट्स वेयर दे हैव मोर कमीशन। But now people have realized that it's very, very important in this uncertain world to have a large term insurance या risk cover, जिसका एक थंब रूल होता है कि जो आपकी महीने की इनकम है उससे 200 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपके पास 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे लोग बहुत जागृत हो जाएंगे। एज अ इन्वेस्टमेंट, नोबडी इज गोइंग टू बाय इंश्योरेंस, दैट्स अ डायनासोर, दैट्स अ डोडो, दैट्स गॉन। मेडिक्लेम एंड टर्म इंश्योरेंस या रिस्क कवर बहुत बूम मारने वाला है। दिस सेक्टर इज गोइंग टू गो लाइक एनीथिंग। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है वो सेक्टर है डिजिटल या ई सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं ई इकोनॉमी। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म कर दे और उसे ऑनलाइन ले आए, फॉर एग्जाम्पल ई लर्निंग, ई मेडिसिन, ई लीगल, ई मार्केटिंग, ई सेल्स, ये सब मारने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पिछले 60-70 सालों से एक पर्टिकुलर तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही, उसे इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। दैट बिहेवियर विल टेक टाइम टू चेंज। लेकिन जो ट्यूशन या कोचिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। दैट बिहेवियर कैन बी चेंज। तो हो सकता है एक माँ बाप डिसाइड करें नहीं यार, इतने में भी बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, लेकिन कोचिंग क्लास भेजना है नहीं। वो बोलेगा यार मैं मेरे बच्चे को क्यों परेशान करूं, आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल करे, जाए आए, वहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। लेट मी स्टार्ट, अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस अपने घर में ही अपने बच्चों को करा दूं कोचिंग की। तो कोचिंग सेक्टर वुड बी द फर्स्ट सेक्टर टू कम ऑनलाइन। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। मेरे कुछ सीए दोस्तों से जो बात हुई, द सीए फाउंडेशन इज ऑलरेडी टेकिंग सम कोर्सेज, दे आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो, हार्वर्ड हैज गिवन 67 ऑफ इट्स ऑनलाइन कोर्सेज फ्री, जिसमें मिनिमम कॉस्ट पर कोर्स आई थिंक वुड बी इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। हार्वर्ड ने भी फ्री कर दिया है। अमेरिका में पूरे 1 साल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन लर्निंग पे चली गई है। ऑनलाइन लर्निंग, स्पेशली नंबर 1, फर्स्ट द कोचिंग सेक्टर, बायजूस इज डूइंग फिनोमिनली वेल, ऑल द एडटेक कंपनीज आर डूइंग वेल। ये सबसे पहले ऑनलाइन पे आएगा। स्कूल अभी लोग बच्चों को भेजेंगे, अभी वो बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगेगा। वो बहुत सालों का बिहेवियर, 4 जनरेशन 5 जनरेशन का, इतना इजीली चेंज नहीं होगा। कॉलेज जाएंगे। सेकेंड, जो हायर लर्निंग है, सबसे टॉप की लर्निंग है, जो पीएचडी करता है, इट विल बी सिजर इफेक्ट। पहले इधर कोचिंग ऑनलाइन चली जाएगी, उधर एकदम टॉप लेवल के कोर्सेज ऑनलाइन आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे मे बी इन 5-10 ईयर्स यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज कम ऑनलाइन। सेम विद हेल्थ। जिसे हम ओपीडी बोलते हैं हॉस्पिटल की, ओपीडी, वो करीब करीब 70% होती है, वो खत्म हो जाएगी। नो बडी विल प्रिफर टू गो हॉस्पिटल अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। और ऐसे 30% केस ही होते हैं। 70% केस आप सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं, उससे अपने सिम्टम्स दिखाने जाते हैं, अपनी हिस्ट्री दिखाने जाते हैं, अपने टेस्ट कराने जाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अब क्या होगा, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक रैश हो गया, अब आप सोचेंगे यार मैं ओपीडी पे डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहाँ दूसरे भी बीमारी के पेशेंट्स होंगे, हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, डॉक्टर कितने पेशेंट से मिला होगा, क्या होगा। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप अपने रैश का एक फोटो खींचेंगे, उसे ऑनलाइन डॉक्टर के पास भेजेंगे, अपने सिम्टम्स बताएंगे, आपकी हिस्ट्री बताएंगे, या हिस्ट्री हो सकता है उसका डाटा पे हो। एक एलिमेंट बीच में एआई का आएगा जो आपका पूरा एनालाइज करके डॉक्टर को बता देगा कि साहब विज्ञ जी को ये 3 में से एक प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ऑनलाइन ही आपको उसका वर्डिक्ट बता देगा कि साहब आपके ये प्रॉब्लम है, इसकी ये बीमारी है, इसकी ये दवाइयाँ हैं, ये 3 केमिस्ट का ये दवाइयाँ मिल रही है, इनके 3 में कोटेशन ये है। डॉक्टर की आप ऑनलाइन फीस भेज दीजिए, केमिस्ट को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, आपके घर में दवाई का पैकेट 1 घंटे बाद आ जाएगा। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बूम बिकॉज नो बडी विल गो टू द हॉस्पिटल अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, एंड आई थिंक ओनली 30-35% केसेज में इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। अदरवाइज टेस्ट आपके घर से चले जाएगा, सैंपलिंग आपके घर से चली जाएगी। सो ई मेडिसिन इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। थर्ड इज द लीगल थिंग। यू नीड, आई मीन लॉयर से जो कंसल्टेंसी आप करते हैं, जो ये करते हैं, दैट विल ऑल्सो बिकम ऑनलाइन। पूरे इंडिया में बेस्ट लॉयर्स आर विल बी विद यू। सेम विद ई मार्केटिंग। अभी क्या हो रहा है, किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है,
वो अपने डीलर से मिलने के लिए उसके डीलर के शहर जाता है। सुबह वो निकलता है, 12-1 बजे तक डीलर के पास पहुंचता है, वो लंच साथ में लेते हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, 3-4 घंटे जमाने भर की बातें करता है। 4-5 बजे वो चाय वगैरह पी के इंदौर वापस आता है। मान लीजिए इंदौर से निकला। लॉकडाउन में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने अपने मैनेजर्स को बुलाया कि आप अपने डीलर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। तो डीलर उन्होंने एक टाइम तय कर लिया कि साहब 4 से 4:30 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और दिन भर की जो भी बात होगी, जो हम डिस्कस करना कर लेंगे। उससे क्या हुआ कि अब ये लॉकडाउन में ये सिस्टम है कि डीलर्स एंड मैनेजर्स बोथ वांट टू कंटिन्यू दिस ओनली। अब क्या होगा साहब, ना आपको मार्केटिंग वाले को टैक्सी लगेगी, ना कंपनी को टीए देना है, ना रास्ते होटल में खाना खाना है, ना टोल भरना है, ना सामने वाले का पूरा दिन खराब करना है। दूसरी बात, जो एक मैनेजर हफ्ते में 6 डीलर्स को विजिट कर पाता था, अब वो रोज के 6 डीलर्स को अटेंड कर सकता है। तो मान लीजिए सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम में अगर 6 बंदे थे तो वो 2 बंदे भी उतना काम कर सकते हैं। तो कंपनी बोलेगी भाई साहब, जब 6 के बंदे, कंपनी जब बंदे हमें 2 रखने हैं तो हम ऑफिस क्यों रखें? आप एक काम करिए, आप तो टोटल वीडियो चलाइए, हमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दीजिए, महीने में एक बार आ जाएगा दिल्ली बॉम्बे हमारे हेड ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज गोना बी अ बिग चेंज एंड ऑल द आई मीन बेसिकली हर वो एक्टिविटी जो ह्यूमन इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट थी और ऑनलाइन आ सकती है, वो सारी एक्टिविटीज बूम में रहेंगी। ये तो रहा था पॉजिटिव, जिन इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब हम बात करें न्यूट्रल इफेक्ट की। न्यूट्रल इफेक्ट में सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। एफएमसीजी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फूड, एक नॉन फूड। फूड के पार्ट में आपका गेहूं, तेल, चावल, शक्कर, ये हर घर में जितनी लगनी है उतनी आज भी लग रही थी, लॉकडाउन में भी लग रही थी और आगे भी लगती रहेगी। थोड़ा सा प्लस भी हो सकता है क्योंकि लोग बाहर जाए खाना प्रेफर नहीं करेंगे, तो हो सकता है जिस तरह का खाना आपके घर अदरवाइज नहीं आता था, समझिए पास्ता नहीं आता था या समझिए कोई जो आप अदरवाइज नहीं लेते थे वो आने लगेंगे, फ्रोजन फूड्स आने लगेंगे। तो इट्स गोना बी प्रीटी मच सिमिलर, फूड इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड एट ऑल। नॉन फूड कैटेगरी जो होती है, सोप, शैम्पू, साबुन, तेल, वो भी इट्स नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। कंज्यूमेबल आइटम हर आदमी को चाहिए। इनफैक्ट उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आ सकती है क्योंकि हो सकता है लोग आजकल सैलून से बड़ा डरते हैं, तो घर में शेविंग और ये सब ज़्यादा बढ़ जाए, ट्रेंड बढ़ जाए, या जैसे सैनिटाइजिंग का ज़्यादा बढ़ जाए, सोप का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो दैट इज प्रीटी मच इट विल बी न्यूट्रल। मतलब अगर मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत डिप आदमी ने ब्रांडेड महंगी चीज़ों पर कम किया तो उसको ये चीज़ें सैनिटाइजर वगैरह हर घर में रेगुलर हो जाएंगे। तो इट्स प्रीटी मच न्यूट्रल इफेक्ट ऑन एफएमसीजी। सेकेंड न्यूट्रल इफेक्ट इज ऑन स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। कोई आदमी अपने बच्चे को लॉकडाउन के कारण स्कूल से बाहर नहीं निकाल रहा है, कोई अपने बच्चे को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल रहा है। इनकी फीसें दी हुई हैं, ये बड़े लॉन्ग टर्म रिलेशन रहते हैं, जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, लॉकडाउन के बाद भी नहीं होंगे। मोटा मोटा स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे थे वैसे ही इसमें से बाहर निकल जाएंगे। थर्ड जो एक इफेक्ट आने वाला है, जो न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, ये आप समझिए इसमें 2 पार्ट हैं इस सेक्शन में, इस एक्टिविटी के। दिस इज द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की ठेकेदारी, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टरशिप। अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप में 2 पार्ट हैं। एक जो इसेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, जैसे समझिए कि मिड डे मील है या इस तरह की जो चीज़ है जो गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल है, चाहे जो हो जाए गवर्नमेंट को देना है, वो जो कंपनीज हैं दे विल बी न्यूट्रल। उनके जैसे ठेके थे वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही उनको होता रहेगा समहाउ और द गवर्नमेंट विल मैनेज द फंड्स फॉर देम, दे विल डू। जो एक नॉन इसेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप है, हम उसका बाद में बात करेंगे। ये होगा साहब न्यूट्रल। इसके अलावा सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। इसके अलावा सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। आप इन 4, 5, 7, 10 सेक्टर्स को छोड़ दें, पूरी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। अब हम नेगेटिव में भी 2 पार्ट करेंगे, एक नेगेटिव और एक सुपर नेगेटिव। तो सुपर नेगेटिव मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको नेगेटिव बताऊंगा। नेगेटिव के अंदर ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, आपका रेडीमेड गारमेंट्स, आपका कंज्यूमेबल आइटम, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिस भी सेक्टर में होती थी, जो आदमी के पास एक चॉइस होती थी करना है या नहीं करना है, तो अभी वो यही चॉइस करेंगे मुझे नहीं करना है। All sectors are going to face a big negative effect. This can be from 20-30% to 60% also, and there will also going to be a lot of job losses, also a lot of top line. से भाई देखिए, आज 40 दिन का लॉकडाउन अगर हुआ 365 दिन के साल में, तो 10% की टॉप लाइन तो खत्म होनी है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। इसके अलावा आपका हर आदमी कॉस्ट कटिंग में, सबसे पहले कॉस्ट कटिंग होती है नौकरी से ले ऑफ करके। देर इज एब्सोल्युटली नो वे कि 20-30% वर्कफोर्स ले ऑफ ना हो और जो बची हुई वर्कफोर्स उसका 20-30% सैलरी कम ना हो। तो जब ये स्टेज आएगी, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, एवरीबडी एल्स हैज टू फेस सम फायर, सम अनकंफर्टेबलनेस, सम पेन दे हैव टू बियर। तो ऑल सेक्टर्स विल गो नेगेटिव। अगर हम सुपर नेगेटिव की बात करें
तो सुपर नेगेटिव में सबसे सुपर नेगेटिव है सर बिग वेडिंग। दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। दो बड़े फंक्शन, एक रात की कॉकटेल, एक फिर उसका महिला संगीत, फिर उसका अगले दिन रिसेप्शन, 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों का खाना, दिन के छोटे फंक्शन 300, 400 लोगों का खाना, बाहर से लोगों को बुलाना, होटल्स, डीजे, इवेंट मैनेजर्स, महंगे कपड़े, महंगा लेन देन। एब्सोल्यूटली 2 साल के लिए चीज़ चली गई है, बिल्कुल आप मान के चले, बिग फैट इंडियन वेडिंग। और ये ऐसी चीज़ है जो हैबिट का भी पार्ट है। अगर साल 2 साल 3 साल परिवारों में इस तरह की चीज़ें हुई, शादियां नॉर्मल हुई, कम खर्चे में हुई, 25, 50, 100, 200 लोग हैं उसमें हुई, तो हो सकता है कि एक मानस ही बदल जाए और धीरे धीरे आगे ट्रेंड यही आ जाए। तो बिग फैट इंडियन वेडिंग, बैंक्वेटिंग, इसके अंदर जो इस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैरिज गार्डन्स हैं, जिन्होंने खूब पैसा लगाया, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वेरी सॉरी टू से दे आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम। Same with gig economy like photographers, event managers, DJs, all the peripheria which is related to a big fat wedding. It was a very big industry in India and is going to face very tough times, at least in the medium term, that is the next 2.5 to 3 years. Second super commercial real estate. Real estate में भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव से ज़्यादा सुपर नेगेटिव है कमर्शियल रियल एस्टेट। क्योंकि क्या होगा कि एक तो महंगी लीज सिर्फ फूड इंडस्ट्री दे सकेगी। F&B के जो थे, पब्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, they were having the kind of cash flows कि they could afford a slightly expensive real estate and they had to be in that place. अब ये दोनों चीज़ खत्म हो गई है। फूड इंडस्ट्री इज गोइंग टू फेस वेरी टफ टाइम, लिकर इज गोइंग टू, पीपल आर नॉट गोइंग टू गो टू क्राउडेड प्लेसेस। जो पब्स हैं, बार्स हैं, कैफे बार्स हैं, जैसे इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव पर्सनली नो कि कम से कम 50% ऑफ द कैफे बार्स आर नॉट प्लानिंग टू ओपन अप पोस्ट लॉकडाउन, क्योंकि वो रेंटल स्पेसेस में थे, प्राइम कमर्शियल स्पेसेस में थे, तो उनको या तो रेंट नहीं देंगे, या रेंट देंगे तो बहुत सब्सटेंशियली लो रेंट देंगे, या अप्रैल मई का नहीं देंगे, उसके बाद का देंगे। वट एवर इट इज, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड ऑल प्रोजेक्ट्स विच वर बेस्ड ऑन द रेंटल इनकम फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट लाइक मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, XYZ, दे आर ऑल गोइंग टू फेस वेरी टफ टाइम। सारे प्रोजेक्शन फेल हो जाएंगे। कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी, बैंक के अलावा, बैंक इवन द बैंक हैव स्टार्टेड टू रीनेगोशिएट देयर लीजेस, तो बाकी की क्या बात करें। So that is going to be very very tough, super negative for next and last but not the least, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी इसमें क्या है साहब, वैसे तो मेरे हिसाब से सुपर नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि 3 महीने उनका मोरेटोरियम दो, बैंक की आवक पूरी खत्म हो गई, भले ही उसको पेपर पे उन्होंने जमा कर लिया हो, लेकिन ना EMI आ रही है ना ब्याज आ रहा है। बैंक को अपने डिपॉजिट पे भी ब्याज देना है, बैंक को अपने डिपॉजिटर्स को विड्रॉल फैसिलिटी देना है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हर आदमी चाहेगा कि मेरे घर पे 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए पड़ा रहे, कब लॉकडाउन फिर लग जाए, मुझे कैश की जरूरत है। इस टाइम वो अपना FD का ब्याज का नुकसान, अगर उसकी FD है बैंक में, तो के पैसा लेगा, सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है वो लेगा, करंट अकाउंट में जितना पैसा है वो निकाल लेगा। कासा फंड्स बैंक के सबसे चीप फंड्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। 3 महीने तक, 30 जून तक बैंकें मोरेटोरियम में जा चुकी हैं, EMI बैंकें नहीं मांग पाएंगी, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सम मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स हु हैव सर्टेन ऑफ देयर इनकम। 90% ऑफ द बैलेंस पीपल हैव गॉन फॉर मोरेटोरियम। जब मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी EMI रेगुलर नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। 30, 40, 50% EMI हो सकता है इनकी धीरे धीरे आना चालू हो, लेकिन पूरा वापस आने में इट विल टेक टाइम। टिल दैट टाइम देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ विड्रॉल। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फ्राइडे 6 डेट फंड्स बंद कर ही दिए हैं। म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड, इनका म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं, अभी जो उनका किसी ने 1000 रुपये मान लीजिए डाला है, तो उसकी वैल्यू 700 रुपये, तो आदमी रुका हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। लेकिन द एस्ट्रिक्स हियर इज, इफ द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड changes the rules, gives them some capital infusion, XYZ, गवर्नमेंट हैज मेनी 3-4 डिफरेंट वेज ऑन हाउ दे कैन डू इट। अगर वो कर देंगे तो सुपर नेगेटिव से नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव तो फिर भी रहेगा, पर लग रहा है कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इट विल बी सुपर नेगेटिव, दैट विल कम टू नेगेटिव। सो दिस इज माई एनालिसिस। एज आई टोल्ड यू, in the short term up to 6 months all sectors are going to take a hit. Medium term, ये जो मैंने आपको बताया एनालिसिस, ये बैठेगा। In the long term, you cannot say 2.5 years. It's too early to say. We don't have the tools to forecast that. And this is what I have discussed with my fellow people जो ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू फेस अ वेरी बैड टाइम। ट्रक्स की EMI निकालना मुश्किल हो जाएगा। जितने धंधे HR पे हैं, जिनमें हाई HR इज अ हेवी कॉस्ट ऑफ देयर पेरोल, बहुत हाई कॉस्ट है उनके ऑपरेशंस की, दे गोइंग टू फेस वेरी टफ टाइम। प्रोफेशनल्स विच आर जनरली कंसिडर्ड सेफ, पर जब चलेगा ही नहीं धंधा, तो दिस इज व्हाट आई थिंक माय 2 pennies वर्थ फॉर ऑल। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको इसमें जो सही लगा हो, जो गलत लगा हो,
उस पर से कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए आपके, और अब मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो उसको सेक्टर्स भी बताइए, मैं कुछ सही हूँ और आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बताइए। और प्लीज़ डोंट लुक एट फ्रॉम पॉलिटिकल एजेंडा, डोंट, आई एम नॉट I mean, I have absolutely no interest, sir. 100% just as a student, as a curiosity of economics, I have done this, and I am looking forward to your comments on all this. Thank you so much.